फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट उदयपुर से जमुना मिनारिया हिंदी संवाद कौशल पढ़ाऊंगी। हिंदी संवाद कौशल में हमने 4 चीज़ों को स्पष्ट किया है। संवाद मतलब किसी बात या किसी विषय वस्तु का स्पष्टीकरण। संवाद और कौशल मतलब होता है कला। अपनी बातों को या अपने कही हुई विषय वस्तु को हम सामने कैसे रखते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को हम उस कौशल द्वारा कैसे प्रभावित करते हैं, वो क्या होता है, संवाद कौशल। संवाद कौशल में विचारों का आदान प्रदान होता है। संवाद में क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, जो क्या होता है, शिक्षण सिद्धांत होता है। विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो किसमें होता है, शिक्षण सिद्धांत होता है कि हम अपनी बात को या हम अपने कहे हुए विचारों को सामने वाले व्यक्ति पर किस प्रकार से कहते हैं और उन पर किस प्रकार उसका प्रभाव पड़ता है। सबके कहने, सुनने, लिखने, पढ़ने की कला और क्या होती है, सब में एक अलग अलग होता है। किसी को बोलना अच्छा आता है, कोई एक अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई अच्छा एक श्रोता हो सकता है, कोई अच्छा लेखक हो सकता है, तो कोई एक अच्छा पढ़ने वाला या पठन हो सकता है। ठीक है, तो सब में क्या होता है, एक व्यक्ति में ये सारी विशेषता हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे शिक्षण सिद्धांत कौशल। शिक्षण सिद्धांत कौशल में क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया में, शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया में निरंतर लाने या उसे क्रमबद्ध करने या उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से क्या किया जाता है, शिक्षण सिद्धांत का कार्य किया जाता है। शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, पूर्व में निर्धारित होते हैं। जो भी शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो पूर्व में निर्धारित होते हैं, उनमें कठोरता पाई जाती है, परंतु उनका जो कार्य है या उनका जो उद्देश्य है वो क्या होता है, लचीलापन होता है। फिर से बताते हूँ, शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्व में निर्धारित होते हैं। शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं, पूर्व में निर्धारित होते हैं, और जब उन सिद्धांतों को बनाया जाता है या लागू किया जाता है तो उनमें क्या होती है, कठोरता पाई जाती है। लेकिन उन उद्देश्यों में, शिक्षण सिद्धांतों के उद्देश्यों में हमेशा क्या होता है, लचीलापन। लचीला मतलब क्या होता है, जिस विषय वस्तु को हम अपने अनुसार बना सकते हैं, डाल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, लचीलापन। ठीक है, और शिक्षण सिद्धांतों का जो हमारे शिक्षण सिद्धांत हैं उसको हम 2 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। एक तो होता है सामान्य सिद्धांत, एक होते हैं हमारे सामान्य सिद्धांत और दूसरे होते हैं विशेष सिद्धांत। फिर से बता देती हूँ, शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया में निरंतरता लाने या उन्हें क्रमबद्ध करने के लिए शिक्षक द्वारा वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षण सिद्धांत कार्य करवाया जाता है। शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो हमेशा पूर्व में निर्धारित होते हैं, तथा शिक्षण सिद्धांत जो पूर्व में निर्धारित होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन उन्हें जब हम लागू करते हैं या जो उनका उद्देश्य होता है उसे हम प्राय किस में रखते हैं, लचीलेपन में रखते हैं। लचीलापन क्यों आवश्यक है, किसी कार्य को अगर हम कठोरता से करेंगे तो उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लचीलेपन में होगा कि जिस व्यक्ति के लिए जो उद्देश्य है वो उसके अनुरूप हो या उसको उसके अनुरूप किया जा सकता है। किसके माध्यम से, लचीलेपन के माध्यम से। तथा जो शिक्षण सिद्धांत हैं उनको हम विशेषतः 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट तो होता है सामान्य सिद्धांत और दूसरा होता है विशेष सिद्धांत। ये जो हम शिक्षण सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, संवाद कौशल के बारे में। संवाद कौशल में मैंने बताया था कि सब पल संवाद कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना,
इन सारे कौशलों के विकास के लिए हमें आवश्यक है कि हम एक शिक्षण सिद्धांत बनाएं। शिक्षण सिद्धांत में हम पूर्व निर्धारित कुछ टॉपिक बनाएं या उद्देश्य बनाएं, उसके अनुसार हम उस कार्य को करें और उसमें लचीलापन दें। ठीक है। शिक्षण सिद्धांत क्या होता है? शिक्षण सिद्धांत, जो सामान्य शिक्षण सिद्धांत है वो क्या होता है? सामान्य शिक्षण सिद्धांत में पहले क्या होती है, एक व्यू रचना बनाई जाती है। उसके बाद में अध्यापक की पूर्व तैयारी से संबंधित इसमें क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। किसमें? सामान्य शिक्षण सिद्धांत में। अगर अध्यापक कक्ष में आता है बिना किसी तैयारी से, तो अपना वो प्रभावी प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाएगा। प्रभावी प्रस्तुतिकरण अगर शिक्षक नहीं कर पाएगा तो अध्यापक उसको अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि सामान्य सिद्धांत में अध्यापक की क्या होनी चाहिए, पूर्व तैयारी होनी चाहिए तथा उसमें एक व्यू रचना होनी चाहिए। व्यू रचना का मतलब होता है किसी कार्य को करने से पहले उसका सारा निर्धारित क्रम होना चाहिए या योजना होनी चाहिए कि हम उसको किस तरह से पढ़ाएंगे, कितने दिन में ख़त्म करना है। उसके लिए हम बच्चों को अधिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए या विद्यार्थी उसे अच्छे से सीख सके, अच्छे से उसको ग्रहण कर सके, उसके लिए पहले अध्यापक क्या बनाएगा, उस चीज़ को, विषय वस्तु को एक क्या बनाएगा, व्यू रचना बनाएगा तथा उसमें प्रश्नोत्तरी संवाद भी करेगा, जिससे अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही क्या रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे और विषय वस्तु को अधिक से समझ पाएंगे। ठीक है। इसमें फर्स्ट होता है, जो हम सामान्य सिद्धांत है उसमें फर्स्ट तो मैंने बता दिया कि अध्यापक क्या होना चाहिए, उसकी व्यू रचना निर्धारित होनी चाहिए अध्यापक की, तथा कक्ष में किसी विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले अध्यापक की क्या होनी चाहिए, पूर्व तैयारी होनी चाहिए। ठीक है। जो अध्यापक कक्ष में पढ़ा रहे हैं, शिक्षण सिद्धांत में हम सामान्य सिद्धांत पढ़ रहे हैं, शिक्षण सिद्धांत में फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत में क्या होगा, अध्यापक की क्या होनी चाहिए, व्यू रचना होनी चाहिए तथा पूर्व तैयारी होनी चाहिए। अगर आ जाता है कि सामान्य सिद्धांत में क्या आवश्यक है, तो अध्यापक की पहले क्या होनी चाहिए, व्यू रचना होनी चाहिए तथा वो कक्ष में पढ़ाने जा रहे हैं किसी विषय वस्तु को लेके, तो उस विषय वस्तु के पढ़ाने से पहले अध्यापक की क्या होनी चाहिए, पूर्व तैयारी होनी चाहिए। जो विषय वस्तु अध्यापक विद्यार्थियों को बता रहा है उसमें दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। दैनिक जीवन से संबंधित या दैनिक जीवन में आने वाली विषय वस्तु को उसके साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। फिर आता है पूर्व अनुभव का सिद्धांत। किसी विषय वस्तु को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों को उससे पहले क्या करवाया, पूर्व अनुभव करवाया जाता है। पूर्व अनुभव से अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में ये रहेगा, अगर पूर्व अनुभव में क्या होगा, अध्यापक विद्यार्थियों को उस विषय वस्तु के पूर्व अनुभव के बारे में पूछेगा। अगर विद्यार्थियों को बिल्कुल भी उस विषय वस्तु प्रति नहीं आ रहा है तो अध्यापक उसे क्या पढ़ाएगा, जीरो से शुरू करके छात्रों के सामने विषय वस्तु को लचीला करके पढ़ाएगा। और अगर विद्यार्थियों को थोड़ा भी उस विषय वस्तु के बारे में पूर्व अनुभव है तो वो उसी क्रम में चलेगा जहाँ से उसको विषय वस्तु शुरू करनी है। फिर होता है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। सामान्य शिक्षण सिद्धांत में अध्यापक पढ़ाता है तो उसे विद्यार्थियों पे केंद्रित होकर या बाल केंद्रित शिक्षा का शिक्षण करवाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है सहसंबंध का विषय। सहसंबंध या समवाय। जब सामान्य शिक्षण पढ़ा रहे हैं या सामान्य शिक्षण हम कक्ष में स्पष्ट कर रहे हैं तो विद्यार्थियों को, अध्यापक को चाहिए कि वो किसी विषय वस्तु को सहसंबंध के साथ पढ़ाए। सहसंबंध में पहले बता चुकी हूँ, सहसंबंध क्या होता है,
मुख्य विषय को अन्य विषय के साथ जोड़कर पढ़ाना, जिससे विद्यार्थियों को अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। फिर होता है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। कोई विषय वस्तु हम कक्ष में पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए या अंतःक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अध्यापक ही स्वयं बोल रहा है, लेक्चर दे रहा है, उसमें बीच बीच में एक अंतःक्रिया होनी चाहिए, बच्चों से संवाद करना चाहिए, उससे प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए, जिससे दोनों में क्या हो सके, अंतःक्रिया हो सके और हमें पता चले कि कहाँ विद्यार्थी किस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। और सहभागिता होता है कि किसी कार्य को या किसी विषय वस्तु को एक दल बना के कक्ष में 4-5 विद्यार्थियों का दल बना के सहयोगपूर्ण कार्य करने के लिए कहा जाए, जिससे विद्यार्थी क्या होंगे, एक तो क्रियाशील हो जाएंगे और बच्चों में क्या होगी, एक सहभागितापूर्ण या साथ कार्य करने का क्या होगा, एक कौशल विकास होगा और किसी कार्य को अच्छे से सीख पाएंगे। एक विद्यार्थी उस कार्य को कर रहा है और दूसरे उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को अधिक स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। सहभागिता में क्या होगा कि 4-4, 5-5 लोगों का एक झुंड होगा, 4-4, 5-5 विद्यार्थियों का झुंड होगा, तो सभी उस कार्य को कर पाएंगे और जो करके सीखा जाता है वो अधिक स्थायी होता है। तो सामान्य सिद्धांत में सबसे पहले क्या होनी चाहिए, अध्यापक की व्यूह रचना होनी चाहिए। अध्यापक को पूर्व तैयारी के साथ, या कोई विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं तो उसकी तैयारी के साथ जाना चाहिए, ठीक है। और सामान्य शिक्षण सिद्धांत में, या जो हम सामान्य शिक्षण सिद्धांत से परिचित करवा रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों को सर्वप्रथम दैनिक जीवन से संबंधित विषय वस्तुओं को लेकर उस सिद्धांत को शुरू करना चाहिए। फिर पूर्व का अनुभव कि पहले जो विद्यार्थी, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ संवाद, तो मैं पहले बच्चों से पूछूंगी कि संवाद होता क्या है। अगर बच्चे उसका थोड़ा बहुत अर्थ बता पाए तो मुझे लगेगा कि हाँ, उस लेवल तक मुझे पढ़ाना चाहिए। अगर उसका बच्चे अर्थ नहीं बता पाए तो हमें संवाद का पूरे से अर्थ बता के फिर उस विषय वस्तु को शुरू करना चाहिए। फिर होता है बाल केंद्रित शिक्षा। अगर हम कक्ष में पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों को बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए या बच्चों को उस विषय वस्तु के प्रति आकर्षित किया जाए, ताकि विद्यार्थी में क्या हो, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो। जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वो किसी कार्य को क्या करेंगे, बार बार करेंगे तो अनुकरण होगा। फिर उससे क्या होगा, अभ्यास हो गया। अभ्यास से वो किसी चीज़ को अपने दैनिक जीवन में हमेशा के लिए क्या प्रदान कर पाएंगे, स्थायित्व प्रदान कर पाएंगे। फिर होता है सहभागिता व अंतःक्रिया। कक्ष में सहभागितापूर्ण वातावरण बनाना और एक अंतःक्रिया प्रदान करना, जिसमें विद्यार्थी और अध्यापक दोनों क्या रहे, सक्रिय रहे। फिर होता है सहसंबंध व समवाय, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया जाता है, जिसमें एक विषय को दूसरे विषय वस्तु के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए, किसमें, सहसंबंध या समवाय विधि में। और लास्ट आता है हमारा निदान और उपचार। निदान व उपचार। निदान व उपचार एक कक्ष में अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। निदान का मतलब होता है, जैसे अगर हम नॉर्मली अर्थ देखें तो निदान का मतलब होता है किसी विषय वस्तु को हल करना या किसी का उपचार करना, क्या कहलाता है, निदान, ठीक है। लेकिन निदान का यहाँ अर्थ होता है बच्चों के या विद्यार्थी में आए हुई किसी समस्या को समझना और उसको दूर करना, कि जहाँ विद्यार्थी किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा है तो किस जगह वो नहीं समझ पा रहा है, उसके बाद में उसका क्या करना, उपचार करना। एक कक्ष में अति आवश्यक है। पूरा विषय वस्तु हो जाने के बाद हमें निदान और उपचार की आवश्यकता है, जिसमें विद्यार्थियों में आई हुई किसी समस्या का पता लगाना कि वो किस समस्या को हल नहीं कर पा रहा है और उसके बाद में उसका क्या करना है, उपचार करना। किसमें, विषय वस्तु या सामान्य शिक्षण या विषय शिक्षण सिद्धांत या किसी भी कार्य में
जो अंतिम या लास्ट पॉइंट होता है, मुख्य बिंदु होता है, वो होता है निदान और उपचार। कक्ष में आई हुई विद्यार्थियों को किसी समस्या का पता लगाना और वो कहाँ अटक रहा है या वो किस चीज़ को नहीं सीख पा रहा है, तो क्यों नहीं सीख पा रहा, उस चीज़ का पता लगाना और उसे उस चीज़ से अवगत कराना। किसमें? निदानात और उपचार। एक कक्ष में अति आवश्यक है। फिर से बता दूं, एक कक्ष में अति आवश्यक है एक अध्यापक के लिए कि वो विद्यार्थियों में आ रही समस्या को पता लगाए और उसे हल करे। ठीक है, तो ये आज हमारे क्या हो गए? सामान्य शिक्षण सिद्धांत। थैंक यू।